सभी साथियों को नमस्कार। जो लोग जुड़ते जा रहे हैं शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। कुछ नए चेहरे आज दिखाई दे रहे हैं। रवि भाई, आवाज आ रही नहीं आ रही? कोई भी एक लोग कमेंट करके बता दो आवाज आ रही नहीं आ रही। आ रही? चल, तुम हो इस ग्रुप में? चलो ठीक। जवाहर भैया नमस्कार, सुनील भाई नमस्कार, सूबेदार भाई, परमहंस, प्रमोद यादव, सभी लोग जुड़ चुके हैं। रवि कुशवाहा भाई नमस्कार, ब्रजेश प्रजापति भाई हैं, अवनीश यादव, शरद प्रजापति, मंगेश भैया नमस्कार। आर के भाई नमस्कार। सचिन, अवधेश भाई, ओम हरी, साक्य, ज्ञान प्रकाश भाई, मतलब बहुत दिन बाद लाइव आ रहे हैं तो जो जितने भी चेहरे हैं तो एकदम तरोताजा हो रही हैं। कपिल भैया नमस्कार, रिजवान अली, जावेद, अनवर भाई हैं। तो साथियों शुरू करते हैं। 8 दिसंबर को अपना जजमेंट जो है वो रिजर्व हुआ था जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला साहब की कोर्ट में, और आज तक जो है वो अभी तक उन्होंने प्रोनाउंस नहीं किया है। ठीक है, बहुत सारे साथी परेशान हैं कि क्या जजमेंट आ सकता है। इस पर हम लोग पीछे भी मैं बता चुका हूं कि वास्तव में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन बार बार उन पर चर्चा करने का कोई मतलब है नहीं। मुद्दा सिर्फ ये है कि आखिर इतना बड़ा इशू था, उस इशू को कोर्ट ने सुना, लगातार 2-2 घंटे सुना गया, लेकिन आज लगभग 2.5 महीने हो रहे हैं और अभी तक जजमेंट जो है प्रोनाउंस नहीं किया गया है। ठीक है, और उसके बावजूद भी कुछ लोग आत्ममुग्ध होकर के अपनी अपनी विजय गाथा को बताने के लिए तैयार बैठे हैं, और कुछ लोग जो ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि मैटर आगे जाए। तो ऐसे उन सब चीज़ों पर मैं आज विस्तार से वार्ता करूंगा। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने पहले भी कहा था कि जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला साहब की कोर्ट में है, क्योंकि इससे पहले एक ट्यूबवेल ऑपरेटर वाला था और करेक्शन वाले मैटर्स पर उन्होंने तुरंत डिसीजन दे दिया था। ठीक है, मुश्किल से 5 तारीख को रिजर्व किया था और 6-7 में, मतलब 2-3 दिन के अंदर ही दे दिया था। अपना जजमेंट 2.5 महीने होने के बावजूद भी क्यों नहीं दिया गया, उसका सीधा सीधा रीजन आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि लोग बहुत आशान्वित थे जिनका सूची में नाम था, चाहे वो जनरल के अभ्यर्थी रहे हों, चाहे अन्य जो लोग रहे हों, बड़े आशान्वित थे कि सरकार आएगी, और सरकार ने बेंच बदल करके शुक्ला जी को ला करके तुरंत जो है अभी सबको छपवा करके अपॉइंटमेंट लेटर दिए दे रही है। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा था कि इतना आसान हम लोग रहने देंगे नहीं कि जो संघर्षरत साथी हैं, जो शुरुआत से ही इस आरक्षण मुद्दे पर जो
ओबीसी, एससी, दलित पिछड़ों का नुकसान हुआ है, उसको जब तक पूरा हम लोग नहीं कर लेंगे तब तक कोई ले करके भागने नहीं पाएगा। तो आप लोग सभी लोग अवगत ही हैं कि जो 2 जून है, 2 जून को लिस्ट आई थी, उसमें बहुत सारे संघर्षित साथी थे, उनके परिणाम स्वरूप 6800 की लिस्ट आई। 6800 की लिस्ट में ऐसे भी अभ्यर्थी हो गए जो दिन भर कह लीजिए अपने काम धंधे में बिजी रहते थे, दीन दुनिया से मतलब नहीं था, और जब लिस्ट आई तो उसमें उनका नाम किसी तरीके से आ गया, तो खुद को बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लगे थे। उनका ज्ञान धरा का धरा रह गया और 6800 लिस्ट पूरी तरीके से खत्म हो गई। ठीक है, अब ऐसे लोग फिर अफवाह उड़ाना शुरू करते हैं कि शुक्ला जी 6800 प्रोसीड कर देंगे या वो कर देंगे। तो इस पर तो हमें कोई भी आपत्ति है ही नहीं कि शुक्ला जी 6800 तो कभी कतई कर भी नहीं पाएंगे। मुझे सिर्फ इस बात का है कि कहीं जिन लोगों के खिलाफ, जिस सिस्टम के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, जो इलीगल अपॉइंटीज हैं, जनरल अभ्यर्थी जो पहले से सूची में बैठे हुए हैं दलित पिछड़ों का हक खा करके, हम लोग उनको अगर बचाने की कोशिश कोई करता है तो फिर हम लोगों को भी कंसीडर किया जाए। सिर्फ इस मुद्दे को लेकर के लड़ रहे हैं। अगर न्याय की बात आएगी और अगर कोई भी कोर्ट सिर्फ न्याय देने की ओर तैयार बैठी होगी, जैसे जस्टिस राजन राय साहब थे, जस्टिस पंकज भाटिया जी थे, उनका मतलब था कि हम जो गलत है उसको उड़ा देंगे पूरी तरीके से, लेकिन उनकी कोर्ट से मैटर डाइवर्ट होकर के जस्टिस शुक्ला साहब की कोर्ट में आ गया, जो मात्र 3 महीने पहले ही जज बने थे। ठीक है, अब अगर वो अनरिजर्व अभ्यर्थी जो इलीगल अपॉइंटीज हैं 69,000 की लिस्ट में बैठे हैं, उनको बचाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को कंसीडर उनको करना पड़ेगा। और अगर न्याय की बात करेंगे तो सीधी सी बात है कि उनको बाहर किया जाएगा। अब अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि ये लोग जो अब तक 2 साल से मर खप रहे हैं, लड़ भिड़ रहे हैं, ये रह जाएंगे, हम लेकर के चले जाएंगे, तो ये केवल कल्पना है और कल्पना भर रहेगी। ठीक है, जो मैराथन सुनवाई हुई, उस सुनवाई में जो लोग कोर्ट में रहे हैं, उपस्थित रहे हैं, उन्होंने देखा भी है कि हम लोग हर स्तर से कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़े हैं। हम सरकार के खिलाफ भी लड़े, हम अपने लोगों के खिलाफ भी लड़े, और हम उन ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ, ऐसे इलीगल अपॉइंटीज के खिलाफ भी लड़े जो अपात्र होते हुए, अयोग्य होते हुए भी स्टेट की गलत पॉलिसी के कारण आज सैलरी उठा रहे हैं, और जो वास्तविक लीगल अभ्यर्थी थे वो सड़क पर धूल फांक रहे हैं। और कोई भी न्याय तब तक नहीं माना जाएगा जब तक जो वास्तविक रूप से प्रभावित शख्स है, जो वास्तविक रूप से लड़ने वाला शख्स है, उसको न्याय अगर नहीं मिल जाता है तब तक वो न्याय नहीं माना जाएगा। ये कानून की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हों उनको बाहर बिठा दिया जाए, और जो घर बैठे रहे हों उनको जो है कंसीडर कर लिया जाए। हमारा उद्देश्य शुरू से यही रहा है कि अगर 20,000 सीटों का नुकसान हुआ है दलित पिछड़ों का, तो 20,000 सीटें एटलीस्ट हमको मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिचुएशन। जो वर्तमान में अनरिजर्व की कट ऑफ है उसके अनुसार, जो वर्तमान में चयन सूची बनी है उसके अनुसार इतना हम लोगों को मिलना चाहिए। और अगर वास्तव में न्याय देने की बात आती है तो पूरी की पूरी लिस्ट रद्द करके जो भी इलीगल अपॉइंटीज उसके अंदर बैठे हुए हैं, जो गलत तरीके से चयनित किए गए हैं सरकार के गलत इम्प्लीमेंटेशन के कारण, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके कारण जो गलत अपॉइंटीज है उनको ख़त्म किया जाए। और जो वर्तमान सिचुएशन में है, एक तरफ जो स्टेट है वो दलित पिछड़ों को के जो संघर्ष हुआ है चुनाव के दौर में, हर पॉलिटिकल पार्टी ने साथ दिया, हम लोगों ने भी हर स्तर से उस मजबूर कर दिया राजनीतिक पार्टियों को कि वो हमारे पक्ष में बोलें। तो स्टेट ये कभी नहीं चाहेगी कि अभी हम दलित पिछड़ा विरोधी घोषित हुए हैं, कल को हम जनरल विरोधी भी घोषित हो जाए अगर इलीगल अपॉइंटीज को, भले वो इलीगल हैं, उनको निकाला जाए। तो बस यही 2 ऐसे मुद्दे हैं जो हम लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए, नौकरी के लिए मार्ग को प्रशस्त करते हैं। पहली चीज ये है कि जो
डिवीजन बेंच का ऑर्डर है जिसमें आर्टिकल 14 एंड 16 का हवाला देते हुए जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय साहब ने ये लिख के दिया है कि अगर इन लोगों को गलत तरीके से भर लिया जाएगा तो आर्टिकल 14-16 का उल्लंघन होगा। इसलिए या तो गलत अपॉइंटीज को बाहर किया जाए, सिर्फ बाहर किया जाए, इतना उन्होंने कहा है, और उसके बाद जो वैकेंट पोस्ट हैं उन पर इन लोगों को कंसीडर किया जाए। तो जहां तक, और इन सभी चीज़ों को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हों, चाहे जितेंद्र सिंह वाला ऑर्डर हो, चाहे जो GPSC वाले ऑर्डर्स हों, चाहे सिंगल बेंच का ऑर्डर हो, चाहे 323 का इंटरिम ऑर्डर हो, चाहे 86 का ऑर्डर हो, ये सारे ऑर्डर्स हम लोगों ने कोर्ट के समक्ष रखे हैं और इन सबको कोर्ट के सामने बताया गया है और कोर्ट ने उन चीज़ों को सुना है और समझा है। और जो लोग बड़ी आसानी से फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आकर के बक देते हैं कि या सिंबल दिखा देते हैं या कुछ कर देते हैं कि हमारा तो हो गया, आप ये सोचिए कि जस्टिस शुक्ला साहब पसीने पसीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने में 100 पेज का या 80-90 पेज का ऑर्डर वो नहीं लिख पाए, और तुम लोग कितनी आसानी से कह देते हो कि हाँ इनका हो जाएगा। अगर इतना ही आसान होता तो इतने जो आपके उसमें लगभग, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, 16-17 जजों ने इस मुकदमे को सुना है और फाइनली जो भार आया वो जस्टिस शुक्ला के कंधों पर आ गया। तो जो चाहे इतने जजों ने लोड नहीं लिया कि वास्तव में इसमें हमको अपने ही लोगों के खिलाफ, भाई एटलीस्ट जिन लोगों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं वो हैं तो उन्हीं के लोग। भाई जुडिशरी में 80% एक वर्ग विशेष के ही तो बैठे हुए हैं, ठीक उसी तरीके से जो सरकार है वो भी उनकी है, और उस सरकार के सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं, जो नीचे से ऊपर तक पूरी एक लॉबी है, वो भी उन्हीं लोगों की है, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो हमारे कैंडिडेट्स बाहर हों। अगर ऐसा ना होता तो 6800 का जो जियो जारी किया गया था, उस जियो को महिला दिव्यांगों का ना जारी किया जाता, बल्कि वास्तविक रूप से पिछड़ों और SC का लागू किया जाता। वो लोग समझ रहे थे कि हमको इस सूची को कतई होने नहीं देना है, इसीलिए उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया वो मात्र महिलाओं और दिव्यांगों का जारी किया, पुरुष का और पिछड़ों का जारी ही नहीं किया। ठीक है, तो उस सिस्टम के कारण अगर कोई अभी भी ये सोच रहा हो कि हम लिस्ट में छप गए हैं तो हम जो है बहुत ज़्यादा विद्वान या ज्ञानी हो गए, तो उन लोगों की भूल है। और मुझे जो समझ में आ रहा है, जो मैंने पता किया है, 2.5 महीने में अगर कोई जज ऑर्डर नहीं लिख पा रहा है तो आप आसानी से समझ सकते हो कि वास्तव में इतना आसान नहीं रहने वाला है किसी के लिए भी। मुझे जो 6800 के अभ्यर्थी हैं उनको, जो उसके विषय में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो तो लगभग लिस्ट खत्म हो चुकी है। मुझे ये कभी कभी ये लगता है कि शायद कहीं शुक्ला जी अपने ही लोगों का भला करने के लिए कुछ ऐसा ना लिख दें जो थोड़ा सा इधर उधर सिस्टम गड़बड़ाए। तो अब जो स्थिति आ रही है, जो जजमेंट हैं, उन जजमेंट के आधार पर, चाहे वो हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सेटल्ड लॉ वाले हों, ठीक है, उसके अगेंस्ट कोई भी कोर्ट नहीं जा सकती है। और शायद इसीलिए जो कोर्ट है वो अभी तक हमारे ऑर्डर्स को प्रोनाउंस नहीं कर पाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ जुडिशरी का इन पर, शुक्ला जी के ऊपर दबाव रहा होगा किसी का, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, कितनी स्वतंत्र है वो हमें बताने की जरूरत नहीं है किसी को। तो मैं ये नहीं कहता कि उनके ऊपर दबाव है, सरकार का दबाव तो हो ही नहीं सकता किसी कोर्ट के ऊपर, लेकिन अगर दबाव नहीं है तो अब तक जजमेंट आ जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन एक तरफ वो दबाव है, दूसरी तरफ सिस्टम का दबाव है, डिवीजन बेंच के जजमेंट का दबाव है, हम लोगों का जो आर्गुमेंट हुआ है उसका दबाव है कि वो कैसा ऑर्डर लिखें जिससे सारे लोग संतुष्ट हो जाएं। और ये आसान नहीं रहने वाला है कि उसमें स्टेट भी संतुष्ट हो, पिटिशनर भी संतुष्ट हो, और जो इलीगल अपॉइंटीज हैं उनके साथ भी छेड़छाड़ ना हो। ये कैसे संभव है? तो इसी सब
चीज को लेकर के जो उहापोह की स्थिति है, उसी कारण शायद जजमेंट अभी तक नहीं आ पा रहा है। जो हमने पता किया है, जजमेंट लिखा है, लेकिन अब उसमें जो ऑपरेटिव पोर्शन होता है, जो अन्य चीजें होती हैं, उनको लेकर के आज भी जस्टिस शुक्ला साहब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम इसको कैसे प्रोनाउंस करें। उसका सिंपल सा बात है, सिंपल सी बात इतनी है कि जज की, चूंकि ये सिंगल बेंच है, तो कोई भी कोर्ट ये नहीं चाहती है कि अगर हम कोई ऐसा जजमेंट लिखे जो कहीं से भी बायस्ड हो या पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, या कहीं पर अगर इन केस 1% के लिए कहीं ऊपरी अदालत में जाए तो उसके जजमेंट के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हो। भाई एटलीस्ट सिंपल सी बात है, हम लोग भी घरों में रहते हैं, तो अक्सर हमारे बाप दादा कहते हैं कि बेटा कोई ऐसा काम न करना कि कोई तुम्हारी शिकायत लेकर के हमारे दरवाजे पर आकर के खड़ा हो। ठीक वही स्थिति जस्टिस शुक्ला साहब के पास है, क्योंकि वो भी डबल बेंच के ऑर्डर से बंधे हुए हैं, वो भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बंधे हुए हैं, वो भी जितेंद्र सिंह आदेश से बंधे हुए हैं। तो इन सब ऑर्डर से बंधे हुए हैं, तो वो भी ये नहीं चाहते हैं कि हम कोई ऐसा एक तरफा आदेश दे दें, कानून को ताक पर रख करके कोई ऐसा आदेश दे दें जो ऊपरी अदालत में कहीं चुनौती दे दी गई उस आदेश को और वो आदेश सेटिसाइड हो जाए। ठीक है, तो ऐसा कोई भी जज, कोई भी जो न्याय के देवता कहे जाते हैं, वो नहीं चाहता है। दूसरी तरफ रिटायरमेंट के बाद कुर्सी की भी जरूरत होती है, तो शायद कहीं पर उसकी व्यवस्था स्टेट करती है, तो हो सकता है किसी के दिमाग में ये भी चल रहा हो कि भाई सरकार भी खुश रहे, बच्चे भी खुश रहें। लेकिन इन सब का चीज़ों का हम लोगों ने अपने रिटर्न सबमिशन में भी दे के रखा है कि जो एक रास्ता निकल सकता है हम लोगों के लिए, उस रास्ते पर अगर विचार किया जाएगा तो सब कुछ सही सही रहेगा। और अगर उस रास्ते पर विचार नहीं किया गया तो इतना डेड श्योर है कि ये पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी 69,000 हिल जाएगी। अभी आप लोगों ने देखा कि उत्तर कुंजी वाला मैटर आया, तो उत्तर कुंजी वाला भी जो मैटर है वो भी 13/156 के आधार पर ही प्रोसीड होगा, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। बाकी ये तो सरकार तानाशाह है ही, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन जब जजमेंट से बंधी होती, वो ऑन ओथ ये सब चीज़ें दे चुकी है, तो इतना आसान नहीं रहने वाला होगा। और ख़ास करके तब जब इस समय इलाहाबाद बेंच से भी कई ऑर्डर्स आ रहे हैं। आज भी डायरेक्टर साहब को नॉन अवेलेबल वारंट जारी कर दिया गया है। एक मैटर था, उसमें उन्होंने कंप्लायंस नहीं किया था। इसी तरीके से जो ACS दीपक कुमार हैं, उनके खिलाफ भी जो कोर्ट ने तलब कर रखा है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी चाबुक चलाना शुरू किया है, और यही रीज़न है कि आप लोग देख रहे होंगे कि वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून मिनिस्टर और जो कानून मंत्री किरण रिजिजू हैं, और जो सर्वोच्च न्यायालय है, उनमें कोलेजियम को लेकर के बहुत खींचतान मची हुई है, क्योंकि वो जानते हैं कि कोलेजियम सिस्टम में कि जो जज बनाने की प्रक्रिया है, जज को प्रमोट करने की प्रक्रिया, वो सर्वोच्च न्यायालय के हाथ में है। तो उसमें सरकार घुसना चाहती है, और वर्तमान में इसी वजह से खींचतान मची हुई है। तो मोटा मोटा मुद्दा ये है कि जो जस्टिस शुक्ला साहब हैं, उनको अपने ऊपरी अदालत, एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिवीजन बेंच के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए ही आदेश पारित करना होगा। अब वो आदेश चाहे 6800 के विपक्ष में हो, चाहे जनरल अभ्यर्थियों के विपक्ष में। पहली चीज, क्योंकि ऊपरी अदालत का डिसीजन अगर वो और किसी तरीके से अनदेखा करके ऑर्डर पारित करते हैं, तो ये डेड श्योर है कि वो जजमेंट कागज के टुकड़े के तरीके से उड़ जाएगा अगली कोर्ट में, अगर इस तरीके का पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कोई डिसीजन देते हैं। दूसरी तरफ अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के डिसीजन देंगे, तो जाहिर सी बात है वो सरकार और अनरिजर्व अभ्यर्थियों के फेवर में ही रहेगा। लेकिन ऐसा वो इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय और डिवीजन बेंच के ऑर्डर्स हैं, वो पूरी तरीके से सरकार के और
इलीगल अपॉइंटीज, जो जनरल वर्ग के अभ्यर्थी जो उसमें बैठे हुए हैं, उनके अगेंस्ट हैं। तो उन ऑर्डर्स के परसुआंस में ही जस्टिस शुक्ला साहब ऑर्डर करेंगे, उसके अगेंस्ट या उसके इतर जाकर के कोई भी ऑर्डर नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग पूरी तरीके से आशान्वित होकर के, पूरी तरीके से आश्वस्त होकर के कहते हैं कि हम लोगों के साथ में ही होगा, और बाकी कोई अगर ये सपना देखे कि उसका हो जाएगा और हम लोग रह जाएंगे, तो ये केवल एक सपना ही रहेगा, वो शायद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाकी मैं अगर हमारे साथ साथ किसी और को भी मिलती है तो हमें इसमें कोई आपत्ति थोड़ी ना होगी। लेकिन अगर कोई सोचे कि हम खुद को छोड़ करके, या हम लोग ना लें, या हम लोग लड़ना छोड़ दें और किसी के लिए रास्ता साफ कर दें, तो ये संभव नहीं है। हाँ, हमारे साथ साथ अगर जिन लोगों को भी मिल जाए, जो भी लड़ने वाले अगर उनको मिलती है, तो हमको कोई हम लोग विरोध न पहले कर रहे थे ना अब कर रहे हैं। लेकिन ये कदापि नहीं होगा कि हम क्या बोलते हैं, कोई कर्ण तो है नहीं कि अपने कवच और कुंडल उतार करके दे दें कि भाई जाओ लड़ो जा करके, जीत लो जा करके, या महर्षि दधीच भी नहीं है कि अपनी पूरा शरीर हड्डियों को दान दे दें कि जाओ फलाने राक्षस का वध कर दो जा करके। और ना ही हम ऐसे हो सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि अगर हम लोग पहले दिन से लड़ रहे हैं तो एटलीस्ट जो हमारा जो निजी हित है वो पहले पूरा होना चाहिए। बाद में अगर कोई जनरल के वर्ग के भर्ती या 6800 वगैरह की अगर बात होती है इन फ्यूचर, हालांकि वो बहुत कम संभावना है, 1-आधे% भी नहीं है, लेकिन अगर मिलती है तो उसमें कोई हम बुरी बात नहीं है। ठीक है, और उसका हम विरोध भी नहीं करेंगे। ठीक है, और जो जजमेंट आएगा वो हम लोगों के फेवर में ही रहेगा, अगेंस्ट नहीं जाएगा। बाकी जिनको ख्याली पुलाव बनाना है, जिन लोगों को नेता बनना है इस भर्ती के सारे, शायद वो नेता तो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ऐसे जिनको बोलने की तमीज़ नहीं, जिनको बात करने की तमीज़ नहीं, तो वो नेता तो नहीं बन पाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो दलित पिछड़े बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनकी बद्दुआएं जरूर उनके जीवन को आगे जा कर के नुकसान पहुंचाएंगी। तो ये सब बातें हैं। बाकी जो जजमेंट है मैंने पहले बता दिया है कि जजमेंट लिखा है, क्यों नहीं प्रोनाउंस हो रहा है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो तो अब भाई कोई हम जज के चैम्बर में घुस करके या उनका मेज साफ करके कागज पत्र तो देख करके नहीं बता सकते हैं कि उसमें एग्जैक्ट क्या लिख दिया है। लेकिन इतना जरूर है कि जो हम लोगों ने रिटर्न सबमिशन में दिया है, जो हम लोगों को करना था सीनियर्स के थ्रू, वो हम लोगों ने हर वो काम किया है जो उस जजमेंट में दिखेगा। ठीक है, चाहे वो गोदियाल मैडम जो चीफ हैं मीडिएशन की, उनके माध्यम से हो, चाहे सुदीप सेठ साहब के माध्यम से हो, चाहे राजीव सर के माध्यम से हो, चाहे गिरीश चंद्र वर्मा जो सीनियर एडवोकेट केवल पिछड़े होने की वजह से अभी तक नहीं बन पाए, अदरवाइज वो भी बन गए होते, चाहे उनके माध्यम से हो। तो ये सब हम लोगों ने कोर्ट में रखा है, और उसके इतर जाकर के कोई भी आदेश, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, नहीं पारित होने जा रहा है। ठीक है, और अगर हम लोगों के अगेंस्ट होता तो 2.5 महीने जजमेंट लिखने में नहीं लगता है। जैसे आपने देखा ट्यूबवेल ऑपरेटर वाला था, तुरंत उसमें पुरानी पेंशन का मैटर तुरंत उड़ा दिया कि जब भाई फलानी डेट से पेंशन मिलनी बंद हो गई पुरानी वाली, तो अब नहीं मिल सकती, दैट्स इट, काम खत्म हो गया। इसी तरीके से जो करेक्शन मैटर था उसमें डिवीजन बेंच और सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर से आच्छादित था, वो भी खटाक से हो गया। तो हम लोग भी उसी श्रेणी में आ रहे हैं। तो अगर जब जज साहब नहीं हम लोगों को झेल पा रहे हैं, जज साहब हम लोगों को जो तर्क रखे, जो ऑर्डर रखे, जो कानून और जो रूल्स रेगुलेशन रखे, उनके अगेंस्ट किसी भी कीमत पर वो नहीं जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। बाकी जो ऑर्डर है, ऑर्डर किसी भी दिन आ सकता है, क्योंकि
जितना लिखवाना था उनको लिखवा दिया है। अब उसमें जो जो एक दो पॉइंट भले बार बार रिवाइज करके देखें कि कहीं पर कोई त्रुटि नहीं है। उसका रीज़न यही है, मैंने पहले बताया कि कोई भी कोर्ट ये नहीं चाहती है कि उसका जजमेंट प्राइमरी स्टेज पर ऐसा जजमेंट वो करे कि वो ऊपरी अदालत में जाकर के पलट जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता है। ठीक है। और बाकी जो लोग चिल्ला रहे हैं, जो चाहे 5 सितंबर हो, चाहे जून हो, जुलाई हो, उनको चिल्लाने दीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। और जो आदेश है वो मैं बता रहा हूँ कभी भी आ सकता है, उसमें कोई आओ 10 मिनट बाद है। और अगर कोई साथी अपना प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं हमको। जो विकास भैया नमस्कार। देखिए मैं पहले बता रहा हूँ, 50 बार मैं कह चुका हूँ कि ये कोई भी ये इस भ्रम में कदम। अच्छा एक चीज़ और देखो, याद आ गया, मैं बताने लगा कि देखो जब से हम लोगों ने अपने सिस्टम में जो भर्ती प्रक्रिया पर लेकर के जो ATRE इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है, इसी पर लेकर के जो उनका डबल रिजर्वेशन वाले सारे मुद्दे ध्वस्त कर दिए। ठीक है। और मैंने ही उन लोगों को ज्ञान दिया था कि भैया EWS वाला लड़ जाना तो शायद मिल जाता उस टाइम, लेकिन इन लोगों की जो लड़ाई थी वो गलत दिशा में लड़ी गई। ठीक है। अगर ये लोग उस मुद्दे पर लड़ते EWS वाले, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया ATRE पे नहीं शुरू हुई थी, भर्ती प्रक्रिया जो मई में शुरू हुई थी जब 75 जिलों को भरने का ऑप्शन आया था। ठीक है। तो लेकिन अब क्या है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप में आकर के घुस गए। अब घुस गए तो भैया गलत, हमेशा मैं ये बात मेरी नोट रख कर के याद करके रख लेना कि गलत दिशा में किया गया प्रयास और दूसरे के टांग अड़ाने में किया गया प्रयास कभी सफल नहीं होता है। अपने लिए आप लड़िए, जो आप लड़िए तो शायद सफलता मिल सकती है। बाकी अगर आप सोचो कि हाँ इन्होंने डबल रिजर्वेशन ले लिया, इन्होंने ट्रिपल ले लिया, इन्होंने नहीं लिया, तो उसमें कुछ नहीं होना है। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। और बाकी जो ATRE वाला है मैटर, वो भी मैंने बता दिया कि डिवीजन बेंच का वो भी जजमेंट है, वो पूरा रूल्स रेगुलेशन, और उस पर भी मैराथन सुनवाई हुई थी, 2-2 घंटे उसमें एडवोकेट जनरल साहब भी बहस किए थे। उसके बाद वो कंक्लूजन निकल करके आया था कि वो नॉट ए पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। तो उस मुद्दे के बाद और फिर जो डिवीजन बेंच का जजमेंट था, ठीक है, और इसके अलावा जितेंद्र सिंह वाला जजमेंट था। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे पूरी तरीके से जो कानून है, जो गाइडलाइन है, वो अपने फेवर में है। इसलिए मैं आसानित हूँ कि हमारे अगेंस्ट ऑर्डर नहीं जाएगा। ठीक है। और बाकी जिनके पक्ष में एक लाइन तक नहीं है, वो लोग अगर फुदक रहे हैं तो फुदकने दो, जिस दिन ऑर्डर आ जाएगा खुद ही पता चल जाएगा कि कितने पानी में है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी अभी देखो ये कुछ और जानकारी मिलेगी तो आप लोगों के साथ में शेयर किया जाएगा। और हाँ, 1-2 लोग और कह रहे थे कि भाई आपके कोई मित्र वगैरह हैं उनको, तो ऐसे लोग आपके लोग सुनिए, और अगर इन विरोधियों के ग्रुप्स हैं तो उन ग्रुप में मत जाइए। ठीक है। और अगर जो जिस भाषा में समझता है, जैसे बोलता है, आपको जितने भी अपने साथ, जितने भी हमारे साथी हैं, एक बात आप लोगों को नोट करके रखनी है कि हम लोग किसी से भी कमतर नहीं हैं। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि आप सोचिए कि सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल नहीं करवा पाए, सरकार की तरफ से माथुर साहब कुछ नहीं कर पाए, सरकार की तरफ से, सरकार छोड़ दीजिए, जितना पूरी लखनऊ बेंच में जितने भी सीनियर से पूरी लॉबी थी, वो लॉबी अरशद से प्रोसीड नहीं करा पाई। सरकार की तरफ से स्पेशल काउंसिल अपॉइंटमेंट किए गए, वो नहीं करा पाए। तो ये लोग तो बहुत फुदकने वाले लोग हैं, इनके पैरों तले जमीन नहीं है। ठीक है। केवल फर्जी में उड़ते रहते हैं। इसलिए अगर ये कहीं पर भी अनर्गल टीका टिप्पणी करें तो आपको कुछ नहीं करना, इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना है, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है। अगर कोई फुदकता है या उड़ने की कोशिश करता है तो जिस भाषा में वो समझे उस भाषा में ही उसको समझाना है। कहीं पर भी ये नहीं करना है कि हाँ हम लोग उनसे कमतर हैं। और जिस दिन ऑर्डर आ जाएगा उस दिन इन लोगों को
पता चल गया कि हम लोग चीज क्या है। और पता तो चल ही गया है, 5 जनवरी को लिस्ट आई थी ना, आज कितना हो गया है, आज है 16 फरवरी, ठीक है, पूरा 1 साल से ऊपर हो गया, कुछ नहीं कर पाए, तो अब क्या कर पाएंगे। तो फिर भी जो वर्तमान स्थिति है, 2.5 महीने में जज साहब कुछ नहीं कर पाए, ये तो चूजे हैं, ठीक है। तो बिना हम लोगों के कंसिडरेशन के कुछ नहीं होगा। बाकी अगर ये लोग करते हैं तो करने दीजिए, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, और अगर हमारे साथ इन लोगों को मिल जाती है तो हमें कोई आपत्ति थोड़ी ना होगी। बाकी ऑर्डर तो तैयार है, अब उसमें क्यों नहीं प्रोनाउंस कर रहे हैं ये वही जानते हैं। सुनेंद्र भाई पूछ रहे हैं किस कुटिया में। भैया हम अब इस दिन संन्यास ले लिए हैं ना, वैराग्य धारण कर लिए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। दिव्यांश वो लोग विक्ट्री का साइन आप गलत समझ रहे हो, विक्ट्री का साइन नहीं है वो, 1 उंगली के बजाय वो 2 उंगली जो है करवा लेना चाह रहे हैं। अभी एक ही हुआ है ना, वो बता रहे हैं कि डबल बेंच का ऑर्डर हमारे खिलाफ है, ठीक है, इसलिए हम ये विक्ट्री नहीं है, डबल बेंच है, ठीक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का भी उनके खिलाफ है, तो वो विक्ट्री का साइन नहीं है। वो कह रहे थे कि सब हमारे गलत चीज है। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। बाकी अगर कुछ जानकारी होती तो आप लोगों के सामने शेयर की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।